हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। ये मैं CUET की प्रिपरेशन करा रही हूँ तुम्हें। ये वाला चैप्टर तुम्हारा मैक्सिमम 20 मिनट्स में हो जाएगा। सो वीडियो को एंड तक देखना। और ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा CUET के। पहले बात करते हैं लिंक ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विद द मदर डिसिप्लिन। तो ह्यूमन ज्योग्राफी को हम लोग मदर डिसिप्लिन भी बोलते हैं। ज्योग्राफी के मेनली 3 फील्ड्स है, इंटीग्रेटिव, एम्पेरिकल और प्रैक्टिकली। तुम्हें याद रखना है। MCQs में क्वेश्चन बहुत बार आता है कि तुम्हें ये 3 के अलावा एक और दे देंगे और बोल देंगे कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो उसमें कन्फ्यूजन होती है। तो एम्पेरिकल, इंटीग्रेटिव और प्रैक्टिकल, ये 3 चीज़ याद रखना। क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द रीच ऑफ द ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी की रीच हमेशा एक्सटेंसिव होती है। ठीक है, एक्सटेंसिव मतलब ज्योग्राफी की जो रीच है वो बहुत बड़ी है। बात करते हैं 2 मेजर कंपोनेंट्स। 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं ज्योग्राफी के। पहला नेचर, दूसरा लाइफ फॉर्म्स। तो नेचर को हम लोग बोल सकते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट और लाइफ फॉर्म्स को बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग स्टडी करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट को, और ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल, नेचुरल एंड। इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन बीइंग्स और एनवायरनमेंट के बीच का रिलेशनशिप है वो हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में डिस्कस करते हैं। तो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो CUET में 2023 में भी आया था, 24 में भी आया था, 25 में भी आया था। विच इज ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन शुड बी लॉ मेकिंग, थ्योराइजिंग। लॉ मेकिंग और थ्योराइजिंग सेम है, जिसका मतलब होता है नोमोथेटिक, और डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है इंडोग्राफिक। मतलब यहाँ पर एक डिबेट टाइप की हो रही है कि ज्योग्राफी जो एज अ डिसिप्लिन है वो लॉ मेकिंग, थ्योराइजिंग, नोमोथेटिक होना चाहिए या फिर डिस्क्रिप्टिव, इंडोग्राफिक होना चाहिए। लॉ मेकिंग, थ्योराइजिंग का मतलब होता है कि भाई कुछ थ्योरीज बना दी और इसी को फॉलो करना है, उसका मतलब होता है नोमोथेटिक। और डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है इंडोग्राफिक, जिसका मतलब है कि बहुत ज्यादा फैक्ट्स बेस्ड का सब्जेक्ट है। उसमें बहुत सारा डेटा है, बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशंस है, बहुत ज्यादा फैक्ट्स है। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक डिबेट चलता रहता है कि आज वो नोमोथेटिक सब्जेक्ट है या फिर इंडोग्राफिक सब्जेक्ट है। हमें ज्योग्राफी को रीजनल बेसिस पे पढ़ना चाहिए, सिस्टमैटिक बेसिस पे पढ़ना चाहिए। मतलब पहले एक रीजन टू रीजन करके स्टडी करनी चाहिए या फिर सिस्टमैटिकली स्टडी करनी चाहिए। हम लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ मेटाफर्स की बात करेंगे जो ह्यूमन एटोनॉमी के सिंबल्स दिखाता है, जैसे कि फेस ऑफ द अर्थ, आई ऑफ द स्टॉर्म, माउथ ऑफ द रिवर, स्नाउट मतलब नोज ऑफ द ग्लेशियर, नेक ऑफ द इस्थमस एंड प्रोफाइल ऑफ द सॉइल। तो मैं CUET में मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में बहुत बार आता है। इसका मतलब है कि अर्थ को एज अ फेस बताया हुआ है, और स्टॉर्म की आई बताई हुई है, रिवर का माउथ बताया हुआ है। मतलब सारे के सारे जो इन्वायरमेंट है उसको एज अ ह्यूमंस से लिंक कर रखा है। मतलब इन्वायरमेंट की चीज़ है अर्थ, तो उसको ह्यूमन से लिंक कर रखा है। जैसे कि ह्यूमन का फेस होता है, ऐसे ही फेस ऑफ द अर्थ। समझ रहे हो? सिमिलरली रीजन्स, विलेजेस, टाउन्स को भी एज ऑर्गेनिज्म बता रखा है जर्मन जोग्राफर्स ने। स्टेट, कंट्री को लिविंग ऑर्गेनिज्म बता रखा है। नेटवर्क ऑफ रोड्स, रेलवेज, वाटर के नेटवर्क्स को आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन बता रखा है। CUET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना। बात करते हैं जो ह्यूमन ज्योग्राफी की बॉक्स में डेफिनेशन दे रखी है बहुत सारी, इनकी बात करते हैं डिटेल में। तो फर्स्ट डेफिनेशन दी है रैटजेल ने। उसने बोला ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड द अर्थ सरफेस। तो रैटजेल ने ये बोला है कि ह्यूमन ज्योग्राफी वो होता है एक सिंथेटिक स्टडी जो डिफाइन करती है रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन के सोसाइटीज और अर्थ का सरफेस। एक्सप्लेनेशन में टाइम वेस्ट ना करके, क्योंकि तुमने ऑलरेडी ये क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में पढ़ रखा है। याद क्या रखना है कि ये वाली डेफिनेशन जो थी वो रैटजेल ने दी थी, और इसका नीचे जो लिखा हुआ है वो था सिंथेसिस। मतलब मेन वर्ड सिंथेसिस है। सिंथेसिस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। बात करते हैं एलेक्सी सेम्पल ने डिफाइन दी थी ह्यूमन ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। मतलब इंसान भी अनरेस्टिंग है और अर्थ भी अनस्टेबल है। तो अब इसका मेन वर्ड है डायनामिज्म। इसका मतलब है चेंज, मीन्स इंसान भी चेंज होता रहता है और अर्थ भी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट डिफाइन है जो प्लाच ने दी है। इसका मतलब है कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज द फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ ऑफ द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इनहैबिट इट। डेफिनेशन का मतलब है कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए सारे के सारे नेचर के फिजिकल लॉज को और सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो अर्थ के सरफेस पे रहते हैं। का मेन वर्ड है न्यू कंसेप्शन। न्यू कंसेप्शन का मतलब है न्यू अंडरस्टैंडिंग या फिर न्यू कंसेप्ट। तो वैसे तो ये तीनों डेफिनेशन का मतलब एक ही है, लेकिन तुम्हें डेफिनेशन दे सकते और बोल सकते हैं कि ये वाली डेफिनेशन किस जोग्राफर ने दी थी, रैटजेल ने दी थी, सैम्पल ने दी थी, या किसने दी थी। और तुम्हें कोई भी डेफिनेशन देके बोल सकते हैं कि इस डेफिनेशन में
एम्फसाइज क्या कर रखा है, तो फर्स्ट वाली डेफिनेशन जो रैटजेल ने दिया है उसमें एम्फसाइज सिंथेसिस को कर रखा है। तो ये बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन CUET UG में आ जाते हैं। आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो पहले MCQs में आ सकता है कि ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ डैश, तो टेक्नोलॉजी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, तो टेक्नोलॉजी इसका आंसर है। मतलब कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, विच इज टेक्नोलॉजी। बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प अस टू डिस्कवर फायर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रिक्शन और हीट के कॉन्सेप्ट से हमने क्या डिस्कवर किया, तो इसका आंसर है फायर। इसे आ सकता है हमने DNA के सीक्रेट्स को अंडरस्टैंड करके, जेनेटिक्स के सीक्रेट्स को अंडरस्टैंड करके हमने क्या कनकर किया, तो हमने बहुत सारे डिजीजेस का सोल्यूशन निकाला। क्वेश्चन आ सकता है कि लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स की वजह से हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमने क्या डेवलप किया, तो वी डेवलप फास्टर प्लेन्स। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरा है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं CUET के लिए। एक क्वेश्चन आ सकता है, टेक्नोलॉजी इंडिकेट व्हाट इन द सोसाइटी। आंसर तुम लोग मुझे कमेंट्स में दोगे, ठीक है, चीटिंग वीटिंग मत करना, ये मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ तो तुम्हें आना चाहिए। नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज वेरी लो एंड द स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट इज ऑल्सो व्हाट, सो ऑल्सो प्रिमिटिव, जिसका मतलब है टेक्नोलॉजी का इफेक्ट जैसे जैसे एनवायरनमेंट पे बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके पूछ सकते हैं, द टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ नेचर इज टर्म्ड एट एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो उनका इंटरेक्शन किस टाइप का है, तो उनका इंटरेक्शन प्रिमिटिव इंटरेक्शन है। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इन ईजी लैंग्वेज, विच इज़ पहले के ज़माने के लोग एनवायरमेंट से डरते थे, एनवायरमेंट की पूजा करते थे, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं था कि अगर हम नदी को गंदा कर रहे हैं तो भगवान हमें पनिश ज़रूर करेगा। तो वो इतने गंदे गंदे काम जैसे कि एनवायरमेंट गंदा करना, पेड़ काटना, रिवर गंदी करना, ये सब नहीं करते थे। टेक्नोलॉजी भी कम थी तो लोग ज़्यादा कुछ करते ही नहीं थे, तो पहले वाला ज़माना था एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसका मतलब है जो नेचर था वो लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट था, टेक्नोलॉजी कम थी, सस्टेनेबल यूज़ था। थोड़े से तुम्हें फीचर्स दे सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, नियो डिटर्मिनिज्म है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है या फिर पॉसिबिलिज्म है। अब हम पढ़ते हैं द नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। ये एक बॉक्स में दिया हुआ है जिसमें एक बेंडा की स्टोरी दी हुई है। इसमें बेंडा वाइल्ड्स में रहती है, अबुजमाड नाम के वाइल्ड्स बेंडा रहती है जो सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है। उसके विलेज में 3 डीप हट्स हैं जो वाइल्ड्स में है। उसने एक स्मॉल लॉइन क्लोथ पहन रखा है, द लॉइन क्लोथ इज टू कवर आवर सेल्फ्स। बेंडा एक ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करती है, प्रिमिटिव फॉर्म में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करती है, इसका नाम है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। वो लोग क्या करते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में, स्मॉल पैचेस होते हैं फॉरेस्ट के, उन्हें पहले क्लियर करती है, फिर उन्हें बर्न करती है ताकि सॉइल फर्टाइल हो जाए। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें केस स्टडी बेस में ही आते हैं, तुम्हें एक पैराग्राफ दे देंगे और उसमें से क्वेश्चन बना के तुम्हें दे देंगे। लेकिन क्या होता है वो वाले पैराग्राफ में इनके आंसर्स रेयर नहीं मिलते, तुम्हें बस वो स्टोरी से कनेक्ट करने के लिए पैराग्राफ दिया होता है। तो ये मत सोचना कि सीधा सीधा आंसर्स तुम्हें पैराग्राफ से मिल जाएंगे। अब जैसे इसमें कहीं स्लैश एंड बर्न का नाम नहीं लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें खुद ही बताया है, तो ये बोल सकते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का दूसरा नाम बताओ, 4 ऑप्शन दे देंगे, तुम्हें लगेगा तुमने पढ़ा ही नहीं था, लेकिन स्लैश एंड बर्न नाम है, तुम्हें ऐसे याद रखना है। तुम्हें बता देंगे कि बेंडा ने कौन सा क्लॉथ पहना हुआ, तुम्हें बताना है कि बेंडा ने लॉइन क्लॉथ पहना हुआ था। उसके सेंट्रल इंडिया में जो वो था वाइल्ड था उसका नेम क्या था, कितनी हट्स थी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। बेंडा हमेशा लोई लुगी को थैंक करती थी, किस लिए थैंक करती थी, फॉर प्रोवाइडिंग दम फॉरेस्ट, हाउस, पानी, सब कुछ। सो लोई लुगी इज़ द पार्ट ऑफ नेचुरलाइजेशन इन ह्यूमंस की वो नेचर को थैंक कर रही है कि उसने नेचर ने उसे इतना कुछ दिया है। अगर एक केस स्टडी पढ़ लेना, पढ़ के तुम्हें समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है केस स्टडी। ये भी आ सकता है कि वहाँ कौन कौन से ट्रीज थे, तो पलाश, साल, ये सब ट्रीज थे वहाँ पर। एक बार पढ़ लोगे तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा कि तुम्हें क्या याद करना है, क्या इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी में क्वेश्चन आएगा, वैसे क्वेश्चन ये वाला कम आता है, लेकिन तुम्हें स्टोरी के बारे में पता होना चाहिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट पैरा जिसमें लिखा हुआ है द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ सच सोसाइटीज बिकम द मदर नेचर। सो बेसिकली ऐसे आ सकता है कि फिजिकल एनवायरनमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे मदर नेचर बोलते हैं। थोड़ा सा तुम्हें फीचर्स दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि पॉसिबिलिज्म है या क्या है। तो फीचर्स आ सकते हैं द इम्प्रिंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्रिएटेड एवरीवेयर, जिसमें हेल्थ रिजॉर्ट्स ऑन हाईलैंड्स, नेचर, ह्यूज अर्बन स्प्रॉल्स, फील्ड्स, प्लेन्स, रोलिंग हिल्स, कोस्ट,
ओशनिक रूट्स, ये सब आ सकता है। भी एक मेन फीचर है कि नेचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दीज। मतलब नेचर कॉन्टिन्यूसली दे रहा है और ह्यूमन बींग्स उसका यूज कर रहे हैं, और धीरे धीरे नेचर जो है वो ह्यूमनाइज हो रहा है, और ह्यूमंस के जो इम्प्रिंट्स है, ह्यूमन के जो प्रिंट्स है, वो नेचर पे विजिबल हो रहे हैं। ना ह्यूमन नेचर को थैंक कर रहा है, और उल्टा नेचर जो है वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को छोड़ ही नहीं रहे नेचर में। पेड़ हम लोग काट रहे हैं, रिवर्स को हम लोग गंदा कर रहे हैं, और हम लोग नेचर की वर्शिप तो दूर की बात है, हम थोड़ा बहुत नेचर से डर भी नहीं रहे हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट बॉक्स पे, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। इसमें हम लोग कारी की स्टोरी पढ़ेंगे। कारी जो है वो विंटर वाले एरिया में रहती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है, हमेशा वहाँ पर मंथ्स के लिए डार्क स्काई रहता है। कारी जो है अपने काम पर जाती है डार्क में ड्राइव करके सुबह 8 बजे। की कार बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो उसकी हेडलाइट्स बहुत स्विच ऑन रहती है, और बहुत ज़्यादा पावरफुल कार है उसकी। और उसका जो ऑफिस है वो बहुत ज़्यादा हीटेड है, 23 डिग्री सेल्सियस में कंफर्टेबली वो काम करती है। एक ह्यूज ग्लास डोम में उसकी यूनिवर्सिटी है, उसका कैंपस है, जो बहुत ज़्यादा वार्म रहता है। अगर बाहर बर्फ़ भी पड़ रही होती है तो अंदर सही रहता है। टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहता है वहाँ पर। इनफैक्ट वहाँ पर लाइटनिंग भी अच्छी रहती है। वहाँ पर कोई वेजिटेबल्स प्लांट्स नहीं उगते हैं, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस रहती है, तो वो फिर भी ट्रॉपिकल फ्रूट्स खाती है, जैसे कि बनाना, कीवी, जो वार्म एरियाज में उगता है ना। क्लिक ऑफ माउस जो कारी है वो अपने कलीग से बात कर लेती है, उनसे नेटवर्किंग के थ्रू न्यू दिल्ली में जो है उनसे बात कर लेती है। वो कारी जो है वो मोस्टली मॉर्निंग में फ़्लाइट ले लेती है टू लंदन, और आ जाती है शाम को। मतलब मॉर्निंग में वो लंदन जाती है, शाम को वो लंदन से आ जाती है टू वॉच हर फेवरेट टेलीविजन सीरियल। कारी जो है वो 58 ईयर्स ओल्ड है। वो अपनी लाइफ ऐसे जीती है, और वो दिखती ऐसी है जैसे कि वो 30s में हो अपने। कारी की स्टोरी में हमें बताया हुआ है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर या फिर पॉसिबिलिज्म, जिसमें आता है फुल ऑफ फ्रीडम। मतलब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है कि लोग बाहर ठंड पड़ रही है उसके बावजूद वो लोग गर्मी फील कर पा रहे हैं। एंड अगर प्लांट्स वगैरह नहीं है खाना खाने के लिए, तो वो फ्रूट्स फिर भी वो सीजनल फ्रूट्स खा पा रहे हैं, जैसे कि कीवी, बनाना। और एक नेटवर्क के थ्रू वो कहीं भी कॉल मिला देती है, और वो कहीं भी सुबह चली जाती है फ्लाइट से, शाम को आ जाती है अपना टीवी देखने, फेवरेट शो देखने। कारी 58 ईयर्स ओल्ड की है, फिर भी वो ऐसे लाइफ जी रही है जैसे 30 की हो, और वो दिखती भी यंग है। सो दिस इज टेक्नोलॉजी कॉल्ड फ्रीडम, दिस इज कॉल्ड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर एंड पॉसिबिलिज्म। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे उसी में ही आएंगे केस स्टडी में, और काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें कुछ है नहीं, स्टोरी पता होनी चाहिए, बाकी तो तुम लिख ही लोगे। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। नेक्स्ट पेज पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो है ग्रिफिथ टेलर के बारे में। ग्रिफिथ टेलर ने इंट्रोड्यूस किया था मिडिल पाथ। मिडिल पाथ मतलब मध्यम मार्ग बिटवीन द टू आइडियाज़, जो थे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। इन दोनों के बीच का मिडिल पाथ इंट्रोड्यूस किया था किसने? ग्रिफिथ टेलर ने, जो था नियो डिटर्मिनिज्म, या फिर उसे बोलते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। तो इसका मतलब ये था कि आप ना ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट करो और ना ज़्यादा उनको वर्शिप करो। आप एक बीच का मार्ग निकालो, जिसमें रेड का मतलब है स्टॉप, एक दूसरी लाइट है जिसका मतलब है जो गैप है रेड और ग्रीन के बीच में, जिसका मतलब है टू गेट सेट, और ग्रीन का मतलब है गो। कंसेप्ट ये दिखाते हैं कि कुछ लिमिट्स ड्रॉ कर दिए है कि आप एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं कर सकते हो, कि आपके एनवायरनमेंट डैमेज करने से ग्रीन हाउस गैसेस पे इफेक्ट पड़ रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, और हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। आपको एनवायरनमेंट को यूज़ करना है, आप एक लिमिट तक यूज़ करो, लेकिन एक शर्त पे, ह्यूमन बींग्स को नेचर को ओबे करना पड़ेगा। अगर नेचर रेड सिग्नल दिखा रहा है तो यू हैव टू स्टॉप। अगर नेचर ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है तो ओके, आप नेचर को यूज़ करो, एनर्जी वगैरह सब चीज़ बढ़ाओ, लेकिन अगर नेचर बोल रहा है नहीं तो यू हैव टू स्टॉप। दिस इज कॉन्सेप्ट सेड बाय ग्रिफिथ टेलर विच इज़ कॉल्ड नियो डिटर्मिनिज्म। इसमें हम लोग आइदर और डिक्टोमी को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी तरीके से आ सकते हैं कि ग्रिफिथ टेलर ने कौन सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, उस कॉन्सेप्ट के दो नाम क्या हैं, उसे मिडिल पाथ के अलावा क्या बोला गया था, जैसे कि मध्यम मार्ग बोला गया था। इसमें हम लोग ने कौन सी डिक्टोमी एक्सप्लेन करी हुई है, कि क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे थे एनवायरनमेंट पे, बहुत सारी चीज़ें आ सकती है इसमें। रेड लाइट का मतलब क्या था, कौन सी लाइट थी जिसका मतलब था गैप बिटवीन रेड एंड ग्रीन, जो थी एम्बर लाइट। किस लाइट का मतलब था गो, उसका मतलब था ग्रीन लाइट।
अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट बॉक्स पे, जिस पे हमारे 3 स्कूल एक्सप्लेन किए हुए हैं, वेलफेयर, रेडिकल और बिहेवियरल। वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल में बताया हुआ है कि ह्यूमन ज्योग्राफी है वो मेनली कंसर्न किससे होती है, सोशल वेलबींग से, हाउसिंग से, हेल्थ से, एजुकेशन से। मतलब होता है वेलफेयर या फिर ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स। इसमें सोशल वेलबींग को पोस्ट ग्रेजुएट करिकुलम का नाम भी दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है रेडिकल स्कूल। रेडिकल स्कूल कार्ल मार्क्स ने बनाया था, मतलब मार्क्सियन थ्योरी थी, जिसमें था कि पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सोशल इनइक्वालिटी, इनको इसने बेसिक कॉज एक्सप्लेन किया हुआ था। कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स बताई थी, जो सारी की सारी कैपिटलिज्म यानी पैसे से रिलेटेड थी। कैपिटलिज्म में होता है कि आप स्टेटस, पावर, पैसे के लिए आपको एक पोजीशन दे देते हैं, मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा ऑफ कोर्स वो ऊपर रहेगा। नेक्स्ट स्कूल आता है बिहेवियरल स्कूल। बिहेवियरल स्कूल में आइडिया था एक लिव्ड एक्सपीरियंस का, जिसमें सारी की सारी चीज़ें सोशल कैटेगरी के बेस पे होगी, मतलब एथनिसिटी, रेस, रिलीजन, कास्ट, इन सब चीज़ों पे सब कुछ डिपेंड होगा। ये थे हमारे 3 मेजर स्कूल्स। इसमें आ सकता है कि आपको डिफाइन दे देंगे कि सोशल वेलबींग, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब कौन से स्कूल में था, इस टाइप का दे देंगे। और या फिर वेलफेयर स्कूल का दूसरा नाम क्या था, तो वेलफेयर स्कूल का दूसरा नाम ह्यूमनिस्टिक स्कूल था। ऐसे MCQs आ जाते हैं। तो आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, विच इज़ फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये 2 टेबल हैं, यहाँ से 3 क्वेश्चन पेपर में ज़रूर दिखेंगे आपको, 3 से 4 क्वेश्चन पक्का है। टेबल पूरी रटने की है, मैं कोशिश करूंगी तुम्हें रटवा दूं, बट तुम 2-3 बार से रीड करोगे तो अपने आप ये लर्न हो जाएगी। ऐसे टेबल्स नहीं होती मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, तुम्हें ये ऐसे टेबल याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 2023 में भी आया, 24 में भी आया और 25 में भी आया। पहले है 6 पीरियड, मतलब अर्ली कॉलोनियल पीरियड, लेटर कॉलोनियल पीरियड, 1930s वाला पीरियड, 50s से 60s वाला पीरियड, 70 वाला पीरियड, 90 वाला पीरियड। पहले हम लोग अर्ली कॉलोनियल और लेटर कॉलोनियल साथ में पढ़ते हैं। अर्ली कॉलोनियल में अप्रोच है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, लेटर कॉलोनियल में अप्रोच है रीजनल एनालिसिस। तो तुम याद कर सकते हो, ई से अर्ली और ई से एक्सप्लोरेशन, दोनों ई से हो गए तो याद करना इजी हो जाएगा। एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन में हम लोग बात करते हैं ट्रेड इंटरेस्ट की, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, लेटर कॉलोनियल पीरियड। लेटर कॉलोनियल पीरियड में हम लोग बात करते हैं रीजनल एनालिसिस की। रीजनल एनालिसिस में हम लोग एक रीजन की बात करते हैं, रीजन के डिस्क्रिप्शन की। नेक्स्ट है हमारा 1930s। 1930s वाले पीरियड को हम लोग बोलते हैं इंटरवॉर पीरियड। इसका अप्रोच है एडी से याद रखो, एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन के ब्रॉड फीचर्स में क्या होगा कि वो यूनिकनेस डिसाइड करता है एक पर्टिकुलर रीजन की। मतलब एरियल डिफरेंशिएशन से मतलब समझ में आ रहा है, एक एरिया और दूसरे एरिया में क्या डिफरेंस है, तो एक एरिया में क्या यूनिकनेस है, उससे हमें पता लगता है एरियल डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट पीरियड है 1950 से 1960s। इसमें आता है सो मतलब स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ते हैं यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, स्टैटिस्टिक टूल्स, सारे के सारे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन क्या चल रहे हैं, ह्यूमन फिनोमेना में क्या है, ये सब रटने का तुम्हें याद रखना पड़ेगा। फिर आता है 1970s का पीरियड। 1970s बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें जो हमने पीछे बॉक्स में 3 स्कूल पढ़े थे ना, ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल और बिहेवियरल, इसके बारे में ही लिखना है। इसमें लिखा हुआ है डिसकंटेंटमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रेजोल्यूशन। क्वालिटेटिव रेजोल्यूशन मतलब आप किसी भी क्वालिटेटिव रेजोल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप इसमें सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी घुसा देते हो, ह्यूमन ज्योग्राफी घुसा देते हो, वो है। फिर आता है 1990s। 1990s में पोस्ट मॉडर्निज्म एरा है, मतलब मॉडर्निज्म के बाद वाला एरा है। इसमें हम लोग सारी ग्रैंड जर्नलाइजेशंस और सारी की सारी यूनिवर्सल थ्योरीज पढ़ते हैं ऑफ ह्यूमन कंडीशंस। इस वाली टेबल में इतना ही है। मेजर क्वेश्चन यही आता है कि सारे के सारे पीरियड को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, या फिर ये आ सकता है कि 1970s का अप्रोच क्या था और कोई भी ब्रॉड फीचर दे देंगे। फॉर एग्जांपल फीचर दे दिया मैंने ह्यूमन कंडीशंस के ऊपर यूनिवर्सल थ्योरीज कौन सी पीरियड में थी, तो 1990s में थी। आपको ऐसे याद होना चाहिए, तो 2 बार पढ़ के इस टेबल को खुद बनाना ताकि तुम्हें याद हो जाए। तो बात है हमारी नेक्स्ट टेबल में है सोशल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी नेक्स्ट पेज पे है। सो पहले हम लोग सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ते हैं क्योंकि वो सबसे ईजी है। तो पहले तुम याद रखो, सेटलमेंट ज्योग्राफी का सब फील्ड कुछ नहीं है,
लेकिन इसका इंटरफेस ऑफ सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस है अर्बन और रूरल प्लानिंग। तो अब देखो अर्बन एरिया रूरल एरिया कहाँ पर आता है, सेटलमेंट में आता है। सेटलमेंट दो होती है, अर्बन रूरल, तो तुम ऐसे याद रख सकते हो। फिर आता है डेमोग्राफी। ज्योग्राफी में आता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो ऐसे तुम लोग देख सकते हैं कि फील्ड ऑफ ज्योग्राफी बतानी है, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ सकता है, फिलअप्स में आ सकता है। मोस्टली मैच ऑफ द फॉलोइंग में देते हैं क्योंकि उसमें नंबर कटने के चांस ज़्यादा होते हैं। डेमोग्राफी में आता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन कितनी है, कहाँ पर है। आता है अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग। अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अर्बन स्टडीज है तो अर्बन ज्योग्राफी आएगा इसमें। हिंट ये है कि अर्बन रूरल आ गया, अर्बन रूरल का मतलब क्या होता है, सेटलमेंट। डेमोग्राफी आ गया तो पॉपुलेशन, ठीक है, डेमोग्राफी का मतलब पॉपुलेशन होता है। तुम ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, तुम पता होना चाहिए। अर्बन स्टडीज आ गया, अर्बन स्टडीज मतलब अर्बन ही वर्ड है तो अर्बन ज्योग्राफी, ठीक है। 3 तो बहुत ईजी है, ये हिंट से याद हो जाएंगे तुम्हें। हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी की। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में 2 सब फील्ड्स है, इलेक्टोरल ज्योग्राफी और मिलिट्री ज्योग्राफी। इलेक्टोरल ज्योग्राफी को बोलते हैं सेफोलॉजी और मिलिट्री ज्योग्राफी को बोलते हैं मिलिट्री साइंस। सो मिलिट्री का मिलिट्री साइंस, ये तो याद हो जाएगा। इलेक्टोरल ज्योग्राफी में होता है सेफोलॉजी, ये तुम्हें याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हम लोग बात करते हैं सोशल ज्योग्राफी की। तो सोशल ज्योग्राफी में, सोशल साइंस में सोशियोलॉजी होता है। बिहेवियरल ज्योग्राफी में क्या होता है, साइकोलॉजी। या तुम आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, अगर तुम्हारे पास साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी में हम लोग बिहेवियर स्टडी करते हैं, तो साइकोलॉजी में आएगा बिहेवियरल ज्योग्राफी। अब आता है ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग। इसमें हम लोग पढ़ते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी ऑफ लेजर, लेजर में आता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी मैंने ऐसा सुना है, मेरे को नहीं पता, मैंने ऐसा सुना है कि सोशियोलॉजी बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट होता है, तो लोग ये सब्जेक्ट मजे मजे में पढ़ लेते हैं और इसमें स्कोर करना भी बहुत ज़्यादा इजी होता है। सोशियोलॉजी में आता है ज्योग्राफी ऑफ लेजर, मतलब हम मजे मजे में लेजर टाइम में पढ़ लेते हैं, तो ज्योग्राफी ऑफ लेजर में आता है सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है कल्चरल ज्योग्राफी, इसका है एंथ्रोपोलॉजी, लर्न करना पड़ेगा। फिर आता है जेंडर ज्योग्राफी। जेंडर ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, विमेन स्टडीज, ठीक है। जेंडर है तो सोशियोलॉजी भी आएगा और विमेन भी आएगा, ठीक है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में ऑब्वियसली हिस्ट्री आएगा। मेडिकल में एपिडेमोलॉजी आएगा। मेजर तुम्हें क्या याद रखना है, सोशल वेलबींग में आता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। एक ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी में आएगा एंथ्रोपोलॉजी और मेडिकल ज्योग्राफी में आएगा एपिडेमोलॉजी। ये तुम्हें याद रखना है। सोशल साइंस का तुम बता ही दोगे, सोशियोलॉजी है। जेंडर ज्योग्राफी में भी इजी है कि विमेन स्टडीज आएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इजी है अगर मेरे पढ़ाए हुए हिंट से पढ़ोगे कि अर्बन रूरल क्या होता है, सेटलमेंट, डेमोग्राफी क्या होता है, पॉपुलेशन, अर्बन स्टडीज़ क्या होता है, अर्बन ज्योग्राफी, और बिहेवियर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजी। सोशल वेलबींग में क्या पढ़ते हैं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री। एंथ्रोपोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, कल्चरल ज्योग्राफी। तो ऐसे तुम्हें याद रहेगा, तुम्हारे लिए ईजी होगा लर्न करना। अब आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज में आता है रिसोर्स इकोनॉमिक्स। और ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर में आता है एग्रीकल्चर साइंसेज। ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज में आता है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। मार्केटिंग में आता है बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म में आता है टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। और इंटरनेशनल ट्रेड में आता है इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड का भी इजी है, टूरिज्म का भी, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट सेम है। मार्केटिंग का याद कर लेना, उसमें बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स वगैरह आता है। इंडस्ट्रीज में वही इंडस्ट्रियल है। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरल, रिसोर्स में रिसोर्सेज है। बस थोड़ा इकोनॉमिक्स, साइंसेज, इनका ध्यान रखना। इसी के साथ तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप तुम्हें एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना यार। ज्योग्राफी की यूट्यूब चैनल काफ़ी ज़्यादा कम है और मैंने देखा है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत छुड़वा देते हैं और फिर वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। मेरे टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी प्रिपरेशन करने में। मैंने पेड कोर्सेज भी लिए थे बट वो ऐसा कुछ काम आए नहीं। कुछ ना कुछ छुड़वा देते हैं। मैंने पर्सनली CUET दिया हुआ है इसलिए मुझे पता है क्या आता है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो कमेंट कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।